हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है रुधिर जमना। ठीक है, सपोज हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट गया, क्या होता है, बॉडी का कोई पार्ट अगर कट जाता तो क्या होता है, वहाँ पर थोड़े टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि वो ब्लड अपने आप बहना बंद हो जाता है। कैसे होता है इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने क्लास देखी थी उसमें हम लोगों ने ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। तो अगर आपको ब्लड के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे रखी है, आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक जो इसका पहला पॉइंट है, कैस्केड थ्योरी गिवन बाई मैकफार्लेन फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखिए, इसका मतलब ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है इसकी जो प्रोसेस है, यानी कि ब्लड को जमने में, रुधिर जो बह रहा होता है उसको जमने में जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया विधि होती है, उसी को हम कहते हैं कैस्केड थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को दिया किसने था? इस थ्योरी को दिया था मैकफार्लेन ने दिया था। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि जो रुधिर जमता है उसके लिए 13 फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि 13 फैक्टर जो होते हैं उन्हीं की वजह से ब्लड क्या होता है, क्लॉट होता है। ठीक है, तो वो 13 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला फैक्टर जो है वो है फाइब्रिनोजन, इसको फैक्टर 1 कहते हैं। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 2। थर्ड है टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन। फोर्थ है कैल्शियम आयन। फिफ्थ है लेवाइल फैक्टर, और इसी को क्या कहते हैं, प्रो एसिलेरिन कहते हैं। ठीक है, सिक्स्थ नंबर जो है अनअसाइंड। अनअसाइंड का मतलब है ये फैक्टर अभी तक डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पता है 13 फैक्टर होते हैं। सेवन्थ नंबर क्या है, स्टेबल फैक्टर और प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर। एट्थ नंबर क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नाइन्थ नंबर क्या है, क्रिसमस और पीटीसी भी इसको कहते हैं। पीटीसी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है प्लाज्मा, टी का मतलब है थ्रोम्बोप्लास्ट और सी का मतलब है कॉम्पोनेंट्स, यानी कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ये 9th नंबर का हो गया। फिर 10th नंबर का फैक्टर कौन है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 11 नंबर क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ठीक है, फिर 12 नंबर क्या है, हेजमैन फैक्टर, और 13 नंबर क्या है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। यानी कि टोटल जो होते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रुधिर को जमने के लिए 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि 13 फैक्टर जो होते हैं हमारे ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन 13 फैक्टर को सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कितने फैक्टर होते हैं, तो 13 हो गए। फैक्टर जो जमता, मतलब सॉरी, ब्लड जो जमता है यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैस्केड थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी को दिया किसने था, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये पूछ सकता है कि फैक्टर नंबर 3rd कौन सा होता है, 4th कौन सा होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, यानी कि जो हमारा रुधिर होता है, ब्लड जो होता है वो जमता कैसे है। अब देखिए क्या है, ब्लड का यानी कि बॉडी का कोई पार्ट कट गया। अब बॉडी का कोई पार्ट कटा तो जाहिर सी बात है हमारे ब्लड जो होंगे वो ऐसे बहने लगेगा बाहर की तरफ। ठीक, और ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, आपने कल पढ़ा होगा, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तीनों चीज़ें अपने अच्छे से पढ़ी थी। अब ये देखिए, हमारा ब्लड वेसल से ये तीनों चीज़ें क्या है, एयर के कॉन्टैक्ट में आ चुकी हैं। ठीक, तो मेन हमको ध्यान देना प्लेटलेट्स पे, जो कि हमने कल फंक्शन में पढ़ा था। प्लेटलेट्स क्या करता है, रुधिर का थक्का जमाने में हेल्प करता है। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं है, तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ इस पे करेंगे, प्लेटलेट्स से। प्लेटलेट्स को और हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। जैसे आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, उसी तरह प्लेटलेट्स का क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अभी जो थ्रोम्बोसाइट होता है जैसे वायु के संपर्क में आया, ठीक है, वैसे किसमें चेंज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हाथ कटा या जो भी बॉडी का पार्ट कटा, ब्लड वायु के संपर्क में आया, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट जो होगा वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो गया। ठीक, अब चलिए स्टार्ट होगी हमारे ब्लड क्लॉटिंग की पहली स्टेप। अब क्या है, अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो गया, अब ज़रूरत है कि ब्लड जम जाए। जो बॉडी का ब्लड बह रहा है उसको जमने के लिए अब प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो पहले क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि प्लेटलेट्स है वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है उसकी उपस्थिति में क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो पहले स्टेप में क्या बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनता है। किससे बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन से बनता है। किसकी प्रेजेंस में बनता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में बनता है। ठीक, ये पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप, इधर साइड क्या हमारा लीवर है, लीवर ने क्या करा है, इसने विटामिन के का फॉर्मेशन पहले कर रखा होता है। विटामिन के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, बना तो दिया प्रोथ्रोम्बिन, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव का मतलब होता है वो निष्क्रिय होता है, यानी कार्य करने के योग नहीं होता है, सुसुप्त होता है। एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल भी बेकार होता है। ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। ऊपर क्या, थ्रोम्बोकाइनेज बन चुका है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, इधर आएगा और लीवर ने जो प्रोथ्रोम्बिन बना रखा है उसको करेगा एक्टिव।
ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन बना है जिसको लीवर ने बना रखा है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। इसको एक्टिवेट करने कौन आ रहा है? थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन से बन चुका है। ठीक, ये थ्रोम्बोकाइनेज आएगा और इधर से कैल्शियम भी साथ में आएगा। ठीक, दोनों मिलकर के क्या करेंगे? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेंगे और किस में चेंज कर देंगे? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा? ये थ्रोम्बिन जो है वो क्या करेगा? जाकर के फाइब्रिनोजन से मिल जाएगा। फाइब्रिनोजन आपने पढ़ा होगा, हमारे ब्लड प्लाज्मा में भी पाया जाने वाला यह प्रोटीन है। ठीक है, क्या होता है? ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में भी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन पाया जाता है और इस फाइब्रिनोजन को भी कौन बनाता है? हमारा लीवर बनाता है। ठीक, तो फाइब्रिनोजन क्या एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारा लीवर फॉर्म करता है, ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक, अभी क्या करेगा? फाइब्रिनोजन से मिलेगा कौन? ये थ्रोम्बिन, जो कि एक्टिव हो चुका, अभी एक्टिव हो चुका है, तो जाहिर सी बात है ये काम करेगा। तो काम क्या करेगा? जाकर के फाइब्रिनोजन से मिल जाएगा और क्या बना लेगा फाइब्रिनोजन से? फाइब्रिन, यानी कि फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? फाइब्रिन में। कौन कन्वर्ट करेगा? थ्रोम्बिन। अब ये फाइब्रिन होता क्या है? जो फाइब्रिन होता है ये नेटवर्क फाइबर होता है। नेटवर्क फाइबर का मतलब होता है, नेटवर्क का मतलब होता है जाल। ठीक है, तो ये क्या करेगा? नेटवर्क फाइबर यानी कि जाल की तरह संरचना बना लेगा। ठीक है, किसके ऊपर बनाएगा? ब्लड सेल्स के ऊपर, जहाँ से ब्लड बह रहा है, ऐसे संरचना बना लेगा, खूब घना सा बना ले। ठीक है, अब आप खुद सोचो, इतना घना स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसके अंदर जो ब्लड सेल्स बह रही हैं बाहर की तरफ, क्या वो बहने पाएंगे? नहीं, वो क्या होंगे? इसके अंदर सारे सेल्स फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि ब्लड क्या हो जाएगा? ऐसे जम जाएगा, इस परत की तरह दीवार बन जाएगी और क्या होगा? ब्लड वेसल से बाहर, यानी कि बॉडी के बाहर ब्लड गिरना बंद हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है ब्लड क्लॉटिंग की, ये कितने स्टेप में होती है? 4 स्टेप में हो गई। हमने अच्छे से देख लिया कैसे क्या हुआ। ठीक, आपको समझ में आ गया। ये प्रोसेस होने में लगभग 2 से 8 मिनट लगता है, यानी कि जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है? 2 to 8 मिनट, 2 से 8 मिनट का टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि जो बॉडी का ऑर्गन कटा है, यानी कि जो वेसल्स कटी है ब्लड की हमारी, कितना कटा है। बहुत हल्का कट है तो बहुत कम टाइम में, यानी कि लगभग 2 मिनट के पहले ही क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कटा है तो उसको क्लॉट होने में 8 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है वो ब्लड वेसल्स कितनी कट चुकी हैं। बात समझ में आई? बस इतना ध्यान रखिए कि ब्लड वेसल्स जब एयर के संपर्क में आती हैं तो ही क्या होगा? ये इनएक्टिव होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और तभी ब्लड हमारा जमेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। सबसे मेन चीज़ हम जानते हैं, जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है इसके अंदर जो ब्लड बहता है, तो आखिर क्यों नहीं ब्लड जमता? अगर हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे पार्ट्स पाए जाते हैं जो ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं, तो इसके अंदर क्यों नहीं जमता? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हमारा पाया जाता है हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन जो होता है ये नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित होता है हिपैरिन। हिपैरिन, इसको हिंदी में ऐसा लिखते हैं हिपैरिन। ठीक है, ये क्या करता है? रुधिर को जमने से रोकता है, यानी कि जो हमारे ब्लड के धमनी और शिरा होती है, यानी कि जो वेसल्स होती हैं ब्लड के, जो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, उनके अंदर ब्लड क्यों बह सकता है? क्योंकि उसमें हिपैरिन पाया जाता है। ये ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हिपैरिन जो होता है ब्लड को जमने से रोकता है, इसी वजह से ब्लड क्या होता है? हमारा जमता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जो ब्लड होता है हमारा, इसमें आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, लंग से हमारे पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो जब एयर हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है तो हिपैरिन वहाँ क्यों नहीं जमता? ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा दिमाग में कि हिपैरिन जो होता है, जब हमारे बॉडी की कोई भी नस कट जाती है, यानी कोई भी वेसल्स कट जाती है, ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है, तो हिपैरिन क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है। तो जो हमारे आरबीसी के अंदर O2 होता है, वहाँ पे क्यों नहीं हिपैरिन इनएक्टिव होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या होता है, जो हिपैरिन होता है, सबसे मेन चीज़ जानेंगे हिपैरिन बनाता कौन है। हिपैरिन को भी कौन बनाता है? लीवर बनाती है, हमारे लंग्स बनाते हैं, और बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़ क्या करते हैं? हिपैरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, बनाते तो ये सब है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे, यानी कि प्रेजेंट कहाँ पे पाया होता है ये? तो हमने पढ़ा था WBC में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था बेसोफिल सेल। WBC में बेसोफिल सेल पाई जाती है। इन बेसोफिल सेल में क्या होते हैं? हिपैरिन स्टोर होता है, और हिपैरिन जो होता है यही बेसोफिल सेल सेक्रीट भी करती है ब्लड के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर सिक्रीट का मतलब होता है रिलीज़ करना। क्या होता है? रिलीज़ करना। बनाने का काम तो लीवर कर दिया हिपैरिन को, लेकिन इसको सिक्रीट कौन करेगा ब्लड में? तो बेसोफिल सेल करेंगे। बेसोफिल सेल कैसी होती है? WBC की एक टाइप है। ठीक है, WBC का क्या है? एक टाइप है, यानी कि एक तरह की WBC होती है बेसोफिल सेल। तो ध्यान रखिएगा, हिपैरिन का सिक्रेशन कौन करता है? बेसोफिल सेल करती हैं। ये जो हिपैरिन होता है ये आरबीसी में नहीं पाया जाता। ठीक है, क्या होता है? आरबीसी में हिपैरिन नहीं पाया जाता है। और आपको पता होगा जो ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड होती है। ठीक है,
तो इसका लेना देना ब्लड के बाकी वेसल से यानी कि बाकी सेल्स से कुछ भी नहीं होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है वो जो होता है हेपेरिन के कांटेक्ट में आने ही नहीं पाता, क्योंकि हेपेरिन जो होता है आरबीसी में पाई ही नहीं जाती। ठीक है, इसी वजह से ब्लड के अंदर जो होता है हेपेरिन नहीं जमता है, इस एयर की वजह से नहीं जमता। ठीक, बट जब ब्लड की वेसल्स कट जाती है तो हेपेरिन क्या होता है सीधे एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा और ब्लड क्या हो जाएगा अंदर की ब्लड यानी कि जो बाहर है इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर की तरफ ब्लड क्लॉट करने का काम हमारा प्लेटलेट्स करेगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो फिर एक बार ज़रा देख लेते हैं हम लोगों ने पढ़ा क्या आज के। तो देखा हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जो पढ़ा था, तो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, तो हम लोग ने देखा ब्लड क्लॉटिंग कैसे हुई। अब ब्लड क्लॉटिंग के लिए मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्वेश्चन आता है। ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको पूछता विटामिन, तो आपको ध्यान रखना विटामिन के जो होता है। ठीक है, विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड और विटामिन के का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करती है, यानी कि हमारे लीवर में जो है विटामिन के का फॉर्मेशन होता है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा ब्लड सेल। ऐसी बॉडी का कौन सा ब्लड सेल है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, आपको पता होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का सबसे मेन काम यही होता है ब्लड को क्लॉट करना, यानी कि रुधिर के थक्के को जमा देना। अगर बॉडी का कोई पार्ट कट गया है तो वहाँ अगर ब्लड बह रहा है तो उसको रोकना क्या होता है, सबसे मेन काम प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड सेल है। ठीक है, और प्लेटलेट्स किस में चेंज हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। तो ध्यान रखिएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये प्लेटलेट से क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। पहला विटामिन के हो गया, दूसरा ये। और फाइब्रिनोजन क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन वर्क करता है, फाइब्रिनोजन, जो कि हमारा लीवर फॉर्म करता है। और ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है किसके अंदर पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, और थ्रोम्बिन जो होता है ये भी एक तरह का प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। थ्रोम्बिन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इनएक्टिव में तो प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है ये भी एक प्रोटीन है जो कि कहाँ बनता है, ये भी लीवर में ही फॉर्म होता है। ठीक, और चौथा है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 5 कंपोनेंट जो होते हैं सबसे ज़्यादा मेन होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इन्हीं पाँचों को हम लोगों ने पढ़ा था, जो 4 स्टेप पढ़े थे हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग की, तो इन्हीं पाँचों के बारे में अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा हम लोगों ने कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है और बॉडी के अंदर ब्लड कैसे क्लॉट नहीं हो पाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अच्छे से हम लोग डिटेल में सब कुछ जान चुके हैं। ठीक है, तो थैंक